नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल देवेंद्र की पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र शर्मा। साथियों, देश में पिछले एक महीने से 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की चर्चा अपने चरम पर थी। इनमें यदि उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर पूरे देश की नजरें गड़ी हुई थी। हो भी क्यों ना, राजनीतिक गलियारों में कहा जो जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही दिल्ली की सत्ता का रास्ता होकर गुजरता है। साथियों, उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए। हमने आपके सामने हर चरण का अपना विश्लेषण पेश किया। वहीं मीडिया जगत से जुड़े तमाम लोगों की तरह हमने भी अपना एग्जिट पोल पेश किया, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान की बात कहते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की बात कही थी। 10 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणाम आ चुके हैं। खैर साथियों, चुनाव संपन्न हो चुके हैं, राजनीति आगे बढ़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से कई बातें निकलकर सामने आई हैं जो राजनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण है। दूसरा, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव एक संकेत भी देते हैं कि भविष्य में देश की राजनीति किस दिशा में बढ़ रही है। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के परिणामों में भारतीय जनता पार्टी को सीटों का नुकसान जरूर हुआ, लेकिन वह 274 सीट जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। यानी संकेत स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। वही साथियों, समाजवादी पार्टी ने भी साल 2017 की अपेक्षा इन चुनावों में अपना बेहतर प्रदर्शन दोहराते हुए 124 सीटें प्राप्त की, जबकि साल 2017 में समाजवादी पार्टी को महज 47 सीटें मिल सकी थी। कांग्रेस और बहुजन समाजवादी पार्टी की इन चुनाव में बहुत बड़ी दुर्गति हुई। जहां बहुजन समाजवादी पार्टी महज 1 सीट जीतने में कामयाब हुई, वहीं कांग्रेस के पक्ष में 2 सीटें गई। यदि बहुजन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के द्वारा अपनी इस दुर्गति पर चिंतन मनन कर सुधार नहीं किया गया तो संभव हो सकता है कि आगामी चुनाव में दोनों दलों की भूमिका अप्रासंगिक हो जाए। सभी 7 चरणों में हुए चुनाव में मुख्य मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ही आमने सामने खड़ी हुई दिखाई दी। इस बार के चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा डेंट दिया गया। ऐसा नहीं कि चुनाव से पूर्व भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों को इस बात का आभास नहीं था। भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकार भली भांति जानते थे कि इस बार जो परिस्थितियां बनकर उभर रही हैं, उनमें समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी को समाजवादी पार्टी के द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ऐसे में इस नुकसान की भरपाई के लिए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पहले ही तैयारी शुरू कर दी गई थी। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बड़े ही रणनीतिक तरीके से इस नुकसान की भरपाई के लिए बहुजन समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया गया। चुनाव संपन्न होने के बाद जो चुनाव परिणाम सामने आए हैं, उससे प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी के द्वारा वाकई भारतीय जनता पार्टी को नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन वही भारतीय जनता पार्टी भी इस नुकसान की भरपाई में अपनी रणनीति के अनुसार कामयाब हुई। इसी का परिणाम है कि 2022 के विधानसभा चुनाव परिणामों में बहुजन समाजवादी पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। चुनाव से पूरे देश के अंदर किसान आंदोलन को लेकर जो माहौल बना था, उससे पूरी तरह यह कयास लगाए जाने लगे थे कि 5 विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को किसान आंदोलन को लेकर बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। खैर, रणनीतिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया और अपनी तरफ से इस किसान आंदोलन में होने वाले नुकसान की भरपाई के प्रयास किए। लेकिन साथियों, लखीमपुर खीरी की घटना जो भारतीय जनता पार्टी को लेकर किसानों के मन में सबसे बड़ा रोष पैदा करने वाली घटना थी, उसके बाद भी खीरी के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने सुपड़ा साफ करते हुए सभी विधानसभा सीटें जीत ली हैं। इस अनुभव के आधार पर हम कह सकते हैं कि किसान आंदोलन की आड़ में पश्चिम उत्तर प्रदेश तथा देश के अन्य हिस्सों में जाट समाज को भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ करने के लिए कुछ असफल प्रयास किए गए, लेकिन चुनाव परिणाम बताते हैं कि ये सारे प्रयास पूरी तरह असफल हुए और जाट समाज की तरफ से भी भारतीय जनता पार्टी को बड़े मार्जिन से मतदान किया गया। विपक्ष ने चाहे प्रदेश सरकार के ऊपर कानून व्यवस्था को लेकर कितने ही हमले किए हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आम मतदाता के मन में कानून व्यवस्था को लेकर अपनी छवि को बेहतर करने में कामयाब रही। यही कारण है कि सुरक्षा व्यवस्था को प्रमुखता देते हुए मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया। इनमें बड़ी संख्या में महिला
तथा कमजोर तबके के लोग शामिल हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी को कानून व्यवस्था के मुद्दे से इतना जबरदस्त लाभ हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की कई कमजोर कड़ियां इस मुद्दे के पीछे छुप कर रह गई। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के द्वारा पहले कह दिया गया था कि इस बार वह छोटे दलों से गठबंधन कर भारतीय जनता पार्टी से लोहा लेंगे, लेकिन साथियों यह रणनीति उनकी कामयाब होती दिखाई नहीं दी, या यूं कहें कि जिन दलों के साथ अखिलेश यादव के द्वारा गठबंधन किया गया उन समाज के द्वारा समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के पक्ष में बहुत अच्छा मतदान नहीं किया गया। साथियों, जैसा मैं पहले कह चुका हूं कि समाजवादी पार्टी को गठबंधन रास नहीं आता है। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के द्वारा किए गए गठबंधन इस बात का स्पष्ट संकेत देते हैं। चुनावी राजनीति केवल वोटों की गिनती का अंकगणित नहीं है, यह मतदाताओं की भावनाओं का रसायन विज्ञान भी है। केवल एसी कमरों में बैठकर पार्टियों की मुखियाओं के द्वारा आपस में सहमति करना, गठबंधन करना और गठबंधन तोड़ने से ही राजनीति में अब चुनाव जीतना संभव नहीं है। दरअसल साथियों, केवल पार्टी के मुखियाओं के द्वारा हाथ मिलाने से पार्टी के मतदाता और समर्थकों के दिल नहीं मिल जाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अखिलेश यादव आरएलडी को साधकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधना चाहती थी, उसको जाट समाज के द्वारा बिल्कुल स्वीकार नहीं किया गया। जाट समाज के द्वारा आरएलडी के प्रमुख जैन चौधरी को स्पष्ट संकेत दे दिया गया था कि जाट समाज की सहानुभूति आरएलडी और जैन चौधरी के साथ हो सकती है, लेकिन वह समाजवादी पार्टी को स्वीकार करने की स्थिति में कतई नहीं है, और चुनाव के बाद यही हुआ। तो ऐसे में अखिलेश यादव को भविष्य की राजनीति में केवल वोटों का अंकगणित साधने को आधार बनाकर किसी तरह के गठबंधन से बचना होगा। भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश में बम्पर जीत के साथ एक रिकॉर्ड बन गया। बाद किसी पार्टी और मुख्यमंत्री ने सत्ता में वापसी की है। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी एक रिकॉर्ड बना। यहां हर बार सरकारें बदल जाया करती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दोबारा जीत हासिल की। ऐसे में उत्तराखंड में भी भारतीय जनता पार्टी ने वापसी की। साथियों, यह चुनाव ऐसा नहीं कि केवल उत्तर प्रदेश और देश की राजनीति पर ही असर डाल रहे हैं, यह भारतीय जनता पार्टी के संगठन स्तर पर भी पार्टी को प्रभावित कर रहा है। उत्तर प्रदेश में जो बड़ी जीत मिली उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भूमिका को किसी भी स्तर पर इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इन चुनावों में योगी आदित्यनाथ बड़ा चेहरा बनकर उभरे हैं। जनता ने योगी आदित्यनाथ को एक अच्छे प्रशासक के तौर पर पसंद किया है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के संगठन में योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ेगा, जिससे भारतीय जनता पार्टी की राजनीति पर भी असर पड़ेगा। संभव है योगी आदित्यनाथ इसके बाद एक बड़ा राष्ट्रीय चेहरा बनकर उभरेंगे। हो सकता है भविष्य में योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी की कोर कमेटी का सदस्य भी बनाया जाए। कहा जाता है कि राजनीति में बहुत सोच समझकर और तोलकर बोलना चाहिए, लेकिन चुनाव से पूर्व चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के नेताओं यहां तक कि अखिलेश यादव के द्वारा भी कुछ ऐसे बोल बोले गए जिनसे जनता को प्रतीत होने लगा कि यदि समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है तो वह बदले की कार्रवाई करेगी। ऐसे में एक बेहतर प्रशासक के तौर पर जहां जनता ने योगी आदित्यनाथ को चुना, वहीं भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान भी किया। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायकों से जनता नाराज दिखी, लेकिन इस नाराजगी के बावजूद जनता के द्वारा योगी आदित्यनाथ और मोदी के नाम पर भारतीय जनता पार्टी को मतदान किया गया। कुछ लोग ऐसे थे जो यह चाहते थे कि प्रदेश में सरकार बदल जाए, लेकिन केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार हो। ऐसे में नरेंद्र मोदी की सरकार के लिए उन्होंने प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को वोट किया। इन चुनावों के दौरान यदि कोई चीज सबसे अधिक चर्चा में रही तो वह रहा बुलडोजर। साथियों, इन चुनावों में बुलडोजर भारतीय जनता पार्टी और विशेषकर योगी आदित्यनाथ के लिए ट्रेडमार्क बनकर उभरा है। इस बात को गौर से देखा जाए तो बुलडोजर महज एक यंत्र या मशीन नहीं है, यह समाज विरोधियों, माफियाओं तथा अपराधियों के खिलाफ एक ऐसा प्रतीक बन गया है जिससे माफिया खौफ खाते हैं। ऐसे में माफियाओं तथा अपराधियों के खिलाफ जनता ने योगी आदित्यनाथ के साथ बुलडोजर को जोड़कर देखा। साथियों, इस बार के चुनाव में एक बड़ी चीज निकल के सामने आई है और मेरा मानना है कि यह भारतीय लोकतंत्र के लिए एक शुभ संकेत है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बिहार और उत्तर प्रदेश की राजनीति
जाति के सहारे ही आगे बढ़ती है। लेकिन इस बार चुनाव में जाति की पकड़ कमजोर हुई है और इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है। इस बार के चुनाव में जाति के स्थान पर वर्ग उभरे हैं, जैसे महिला वर्ग, लाभार्थी वर्ग, युवा वर्ग। इन वर्गों में अलग अलग जाति के मतदाता शामिल थे। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव जीतने के बाद दिल्ली भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण में यह बात स्पष्ट कही गई कि इस बार महिलाओं के द्वारा बड़ी संख्या में मतदान किया गया। यानी वह समझ रहे हैं कि चुनाव में महिलाओं की भागीदारी जितनी बढ़ रही है उतना भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है। इसके पीछे बड़ी बात यह है कि महिलाओं को समाज के अंदर बराबरी का दर्जा मिल रहा है, महिलाओं को भयमुक्त वातावरण मिल रहा है, सरकार के द्वारा जो लाभकारी योजनाएं दी जा रही हैं उनमें बड़ी संख्या में महिलाओं को लाभ मिल रहा है। यहाँ तक कि महिलाओं की संख्या लाभार्थी वर्ग में भी बहुत अधिक है। यानी जो सरकार के द्वारा कोरोना काल से मुफ्त राशन योजना शुरू की गई उसका भी महिलाओं को बड़े स्तर पर लाभ मिला। यहाँ तक कि मुफ्त राशन योजना से कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के घर में भोजन पक सका। इससे भी महिलाएं काफी खुश हैं। हालांकि बेरोजगारी और महंगाई अपनी जगह मुद्दा थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव प्रचार किया उसमें वह मुद्दे कहीं पीछे छुप गए। इस बार के 5 विधानसभा चुनाव में पंजाब की कहानी बड़ी विचित्र रही है। यहां पंजाब के मतदाताओं ने पंजाब के परंपरागत राजनीतिक दलों को दरकिनार करते हुए एक नए राजनीतिक दल पर विश्वास जताया है। यह दल है आम आदमी पार्टी। साथियों, आम आदमी पार्टी ने पंजाब विधानसभा की 117 में से 92 विधानसभा सीटों पर बम्पर जीत दर्ज की। लेकिन साथियों, मेरा मानना है कि इस जीत में जितना पंजाब के परंपरागत राजनीतिक दलों की कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल की विफलता का रहा, उतना हाथ आम आदमी पार्टी का रणनीति या योजनाओं का नहीं रहा। दरअसल साथियों, पंजाब के अंदर श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही है। हालांकि श्रोमणी अकाली दल के साथ गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी भी शामिल रही, लेकिन उसकी पंजाब में बहुत बड़ी भूमिका नहीं रहती थी। लेकिन इस बार किसान आंदोलन के बाद पंजाब के अंदर राजनीतिक परिस्थितियां बदली और श्रोमणी अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच गठबंधन टूट गया। इसके बाद श्रोमणी अकाली दल के द्वारा बहुजन समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा गया। वही साथियों, पंजाब की जनता ने पिछले 5 साल देखा कि कांग्रेस के अंदर किस तरह अंतर्कलह तथा गुटबाजी के कारण प्रदेश की जनता परेशान रही। कांग्रेस पार्टी अपने पार्टी के अंदर की अंतर्कलह को ही सुलझाने में व्यस्त रही, जबकि उसका पंजाब के प्रशासन पर बहुत अधिक ध्यान नहीं गया। इससे पंजाब की जनता बहुत त्रस्त रही। यही कारण रहा कि इस बार पंजाब की जनता नए विकल्प को तलाशने पर विचार करने लगी। यदि विकल्प की बात की जाए तो कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल के बाद कोई विकल्प यदि था पंजाब के अंदर तो वह आम आदमी पार्टी थी। तो ऐसे में श्रोमणी अकाली दल और कांग्रेस के प्रति पंजाब की जनता के मन में पनप रहे रोष का फायदा आम आदमी पार्टी को मिला है। अब देखना होगा कि आम आदमी पार्टी पंजाब के मतदाताओं के भरोसे पर कितना खरा उतरती है। साथियों, आम आदमी पार्टी को अभी तक केवल दिल्ली के अंदर ही सरकार चलाने का अनुभव रहा है। दिल्ली से अलग उनकी बहुत बड़ी पहुंच नहीं थी। पंजाब उनके लिए एक नया सूबा है। ऐसे में पंजाब की परिस्थितियां भी अलग होंगी, तो उन्हें शासन प्रशासन स्तर पर कड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। वहीं विपक्ष में विपक्षी दलों विशेषकर कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल के द्वारा कड़ी चुनौती पेश की जाएगी। साथियों, इस बार पंजाब के अंदर एक नया समीकरण बनने जा रहे हैं। अभी तक भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। ऐसे में उसकी भूमिका छोटे भाई की होती थी, सारी कमान श्रोमणी अकाली दल के हाथ में होती थी। श्रोमणी अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भारतीय जनता पार्टी को पहली बार महसूस हुआ है कि उसके द्वारा पंजाब में अपने संगठन को तेजी से मजबूती के साथ खड़ा करना होगा। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी अपने पूरे संसाधनों को पंजाब के अंदर पार्टी के संगठन को खड़ा करने में झोंकेगी। यदि आगामी 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी पंजाब के अंदर एक मजबूत संगठन खड़ा करने में कामयाब होती है और पंजाब के मतदाताओं तक पहुंच बना पाती है, तो ऐसी स्थिति में आम आदमी पार्टी को पंजाब में सजग रहना होगा कि यदि कांग्रेस और श्रोमणी अकाली दल की तरह आम आदमी पार्टी भी
पंजाब के मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरती है तो उसके विकल्प के तौर पर पंजाब के मतदाताओं के सामने भारतीय जनता पार्टी खड़ी दिखाई देगी। के चुनाव में एक चीज और निकल कर आई है, जो राजनीतिक दल समय के साथ बदलाव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, जनता उन दलों को हाशिए पर रख रही है। चाहे फिर वो कांग्रेस की तरह राष्ट्रीय दल हो या फिर उत्तर प्रदेश में 3 बार मुख्यमंत्री बनाने वाली बहुजन समाजवादी पार्टी रही हो। कांग्रेस देश की सबसे बड़ी और पुरानी पार्टी रही है, लेकिन पिछले कुछ सालों से कांग्रेस धीरे धीरे सिमटती जा रही है। स्थिति यह है कि कई राज्यों से कांग्रेस लगभग समाप्त होने के कगार पर है। यदि ऐसे में कांग्रेस पार्टी देश से समाप्त होती है तो यह एक शुभ संकेत नहीं होगा। कांग्रेस के साथ साथ उन सभी राजनीतिक दलों को अपने ऊपर विचार करना चाहिए जिनका आधार परिवारवाद रहा है। साथियों, पिछले कुछ सालों में विधानसभा और लोकसभा के लिए हुए चुनाव में मतदाताओं के मूड को देखें तो मतदाता परिवारवादी दलों को दरकिनार कर रहे हैं। वही साथियों, भारतीय राजनीति समय के साथ हो रहे बदलावों को भी स्वीकार करने की मांग करती है। जो राजनीतिक दल तथा नेता इन बदलावों को स्वीकार कर अपने आप को परिस्थिति के अनुसार ढाल लेंगे, वह भारतीय राजनीतिक परिवेश में अपने आप को समायोजित कर पाएंगे। यदि ऐसा करने में राजनीतिक दल और नेता कामयाब नहीं होते हैं और उसी पुरानी परंपरावादी राजनीतिक ढर्रे पर चलते हैं तो उन्हें देश की जनता किनारे कर आगे बढ़ जाएगी। तो साथियों, देखते हैं कि इन विधानसभा चुनाव के बाद देश की राजनीति में क्या क्या नए बदलाव होते हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।